हर मशीन के साथ वीवीपैट कंपलसरी हो और उनकी गिनती की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ आरएसएस है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बचा ही नहीं। इस बार जहां भी मशीनें भी रखी होंगी वहां भी जो लोग बाहर सुरक्षा में होंगे, इन लोगों की तलाशी जनता लेगी कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगी तभी ये देश चलेगा। नो, देश चलेगा देश की जनता के हिसाब से। इतनी तो प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह नहीं जितने वो ड्रेस बदलता है। अगर चेक हो उसका अकाउंट, उस ड्रेस का पैसा कितना है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह में पूरा नहीं होता। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे, चाहे जनता दल हो, चाहे जनता के लोग हो, यानी जनता हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। अब विपक्ष यानी राहुल गांधी समेत गठबंधन के तमाम कई नेता जो ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका है कि ईवीएम से ही चुनाव 2024 के होंगे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिका ईवीएम को लेकर के दायर थी वो खारिज हो गई। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी मौजूद हैं, इनसे सीधा जुड़ेंगे। क्या अब ईवीएम को लेकर के एक बड़ा फैसला हो सकता है या ईवीएम की जो फाइल है वो बंद हो चुकी है? 2024 का चुनाव ईवीएम से एक बार होने वाला है। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो विपक्ष दल है वो अब ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, वही ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो जितनी भी याचिका है वो खारिज हो गई। जनता के पास जो लोग इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रखते हैं, शक के दायरे में रखते हैं, उनके लिए क्या विकल्प बचता है? देखो, विकल्प तो ये बस साहब सारी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हर मशीन के साथ वीवीपैट कंपलसरी हो और उनकी गिनती की जाए। और गिनती की जाएंगे, अगर मशीन में गड़बड़ होगी, मशीन में गड़बड़ का शिकायत कोई करता है तो वो पर्चियां गिनी जाए और पर्ची के आधार पे जो फैसला होगा वो मान्य होगा, मशीन वाला फैसला मान्य नहीं होगा। ये सारे विपक्षी दलों ने कहा है, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो अब तो ये बात है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि वफा खुद नहीं करते और ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। हाँ, वो इस तरह की कहानी जब रच रहा है वो आदमी। जब लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जो लोग मिलने का समय मांग रहे थे उनको समय नहीं दिया, जो कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ है उनको दिखाना चाहते थे, उनसे मिलने का समय नहीं दिया। जब लोग मिलने जाते थे तो वहाँ पुलिस और गिरफ्तारी करते थे लोगों की। धारा 44 लगा रखी थी इस डर में सरकार ने। ये सारा का सारा षड्यंत्र था, सरकार के साथ पूरा मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ आरएसएस है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बचा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो जनता की बात करता है, जो जनता की जिसको सुननी चाहिए। अगर लोकतंत्र के अंदर एक व्यक्ति को भी ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो उनके दायित्व बनता है कि ईवीएम के जरिए किसी और प्रक्रिया को लेकर जिसमें लोगों का विश्वास बढ़े। लेकिन वो हाथ खड़ा कर, ये सुननी नहीं चाहिए। वो खुदा थोड़ा है, वो सुनने के लिए बाध्य है, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। उसको सुननी चाहिए थी, उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, उसने बदमाशी की, उसने देश की जनता की ऐसी की तैसी की। और देश की जनता जो आवाज उठा रही थी उस आवाज को दबाने का सरकार के इशारे पे, प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे, गृह मंत्री के इशारे पे उसने ये सारा का सारा अपना ड्यूटी नहीं निभाई। वो संविधान का अपराधी है। ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन तो जेल में जाना चाहिए। जो लोग साबित कर सकते थे, जो लोग बता सकते थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पे के भी कितनी बेशर्मी से बोल रहा था और किस तरह के चुटकुले और शेरो शायरी सुना रहा था। तैयारी करके शायरी। अरे वो शायरी जो सुना रहा था उसी पे लागू हुई थी बेवकूफ पे। अच्छा, हाँ, उस इलेक्शन कमीशन का चेहरा, क्योंकि बोलने से ज्यादा चेहरा बोलता है, उसका चेहरा एक तरह से ऐसे था जैसे काफी चोरी छुपी हुई इसके अंदर। और वो काफी वो बातें नहीं बता रहा जो रियल में उसको पता है, या वो बातें बताने की कोशिश कर रहा है जो सरकार उसे चाहती है। वो देश को गुमराह उसने किया है। वो देश की जनता का, देश के मालिकों का अपराधी है, उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन सर, ऐसे ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में जनता जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी वो फेयर और फेयरलेस चुनाव की कैसे अपेक्षा कर सकती है? इस बार जनता खुद ही पुलिस कमिश्नर बनेगी, खुद ही इलेक्शन कमीशन बनेगी, खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, सब कुछ बनेगी, खुद ही मजिस्ट्रेट बनेगी। लेकिन जनता तो झूम रही है। ये लोग इलेक्शन में, सरकार हमेशा जिसकी सरकार होती है, जहाँ सीएम होता है, पीएम होता है, गृह मंत्री जो शरारत करते हैं, गृह मंत्री के अंडर में पुलिस होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है केंद्र सरकार में, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बाद में भी अगर इनको गड़बड़ करनी होगी ये गाड़ियों में जाते हैं। लोग सोचते हैं तो मिलिट्री की गाड़ी है, लोग सोचते हैं तो पैरामिलिट्री की गाड़ी है, लोग सोचेंगे तो डीसी की गाड़ी है, ये तो अफसर की गाड़ी लाल बत्ती है। ये उसी बेस में चोर होते हैं। तो इसलिए जनता इस बार जहां भी मशीनें भी रखी होंगी वहां भी जो लोग बाहर सुरक्षा में होंगे, इन लोगों की तलाशी जनता लेगी। बिना तलाशी इनको जाने नहीं देना अंदर। देश इस बार ये माहौल बनाएगा और देश अपने हाथों से सारी चेकिंग करेगा। देश को इन पे कोई विश्वास नहीं। और इतने लंबा इलेक्शन क्यों किया पता आप लोगों को?
इतना लंबा क्यों इलेक्शन किया? कहीं तो बड़े स्टेट में एक ही दिन इलेक्शन है, कहीं छोटे स्टेट में भी कई दिन इलेक्शन है। नहीं, दो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचने के लिए। जहां ये कहते हैं नक्सलवाद है, वहां तो एक ही दिन में इलेक्शन है भाई, वहां तो तुम कह रहे हो बदमाशी होती है, और जहां पे शांति है वहां तुम कई कई दिन में इलेक्शन कराते हो। ये सारा का सारा प्रोग्राम, ये चुनाव आयोग संघी हो चुका है। संघ के हिसाब से और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ये सारी की सारी डेट रखी गई है, और कैसे कैसे चंद चुने हुए अफसर इनके पैरामिलिट्री में भी, चुनाव आयोग में भी, उनको चुन चुन के जो काफी भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं और जिनके कागज इनके पास हैं, जिनको ये जेल में ठोक सकते हैं, वो डर के मारे, भय के मारे, जिनसे करप्शन पहले भी इन्होंने कराया हुआ है, वो इनके पपेट अफसर, ताकि एक जगह दूसरे अफसर तैयार नहीं होते गड़बड़ करने के लिए, तुम उन्हीं को, ताकि एक जगह इलेक्शन हो जाएगा फिर दूसरी जगह उन्हीं को ले जाएंगे, फिर तीसरी जगह उन्हीं को, यानी जो इनके बंधुआ अफसर हैं, जो इनके चोरी करने के एक्सपर्ट लोग हैं, जो इनके कहने पे दिन को रात, रात को दिन कहते हैं, उन्हीं अफसरों को ये ले जाएंगे, उन्हीं पैरामिलिट्री के ऑफिसरों को, उन्हीं पुलिस के अधिकारियों को। हमारा उन लोगों से भी निवेदन है, आप किसी के पर्सनल नौकर नहीं है, देश के संविधान की रक्षा करिए, और देश की जनता मालिक है, अपने मालिकों के हिसाब से आप भी उसका हिस्सा हैं, उनके अनुरूप काम करिए। किसी भी सीएम, किसी भी पीएम, किसी भी सीनियर ऑफिसर की भी मानने की जरूरत नहीं है, जो देशद्रोही है, गद्दार है, बदमाश है, भ्रष्ट है, ऐसे किसी बदमाश की बात मानने की जरूरत नहीं, चाहे कितना बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा नेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। आखिरी सवाल ले लेती हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हम, और सुप्रीम कोर्ट जो है आखिरी आशा थी जनता की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका रद्द कर दी, तो आप वकील होते हुए क्या कुछ उम्मीद देश की जनता को दी? मैंने बताया तो है, अभी भी याचिका आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार इमरजेंसी में तो लंबी लेट गई थी सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी। इस देश के जजों में औकात ही नहीं बची थी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, इसलिए ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगी तभी ये देश चलेगा। नो, देश चलेगा देश की जनता के हिसाब से, और देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी, देश के राष्ट्रपति के ऊपर भी, जो पूरे देश की असली कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस देश के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम पकड़ेंगे ना गिरेबान बदमाशों का, कौन बदमाशी करेगा? सुप्रीम कोर्ट से भी अगर चूक हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी बदमाशों को नहीं पकड़ने में अगर कई बार सफल होती, सुप्रीम कोर्ट भी अगर दबाव में आ जाती है, तो देश की जनता कोई कमजोर थोड़ा है, देश की जनता पकड़ेगी ना। इन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को रैलियों में भी जूते मार मार के भगाएगी इस बार देश की जनता, इतनी तंग है, ढोंगियों से तंग है, भ्रष्टाचारियों से जंग है। ये अलग अलग तरह के कपड़े बदल बदल के, इतनी तो प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह नहीं जितने वो ड्रेस बदलता है, अगर चेक हो उसका अकाउंट, उस ड्रेस का पैसा कितना है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह में पूरा नहीं होता। वो तो कहते हैं मेहनत कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेशों में, कपड़े भी भ्रष्टाचार के पहन रहे हैं, हिसाब करो, देश को हिसाब दो। कपड़े भी भ्रष्टाचार के। और एक और बार प्रधानमंत्री बनने हुआ, वाले हैं। अगर 19 में गृह मंत्री राजनाथ होता तो 19 के इलेक्शन में बीजेपी नहीं आती, क्योंकि राजनाथ का थोड़ा सा जमीर जिंदा है, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, वो भी झुके हुए हैं, पर गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ सारी करता ईवीएम के अंदर, गृह मंत्रालय के अंडर में है। कमीशन के बाद तो बहुत थोड़ी पावर है, बहुत थोड़ा कंट्रोल है, देश को लगता है कि पूरा कंट्रोल हो जाता है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल गृह मंत्रालय का होता है। और गृह मंत्रालय क्या कह रहा है, देश सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं कि सारी कहानी का लेखक, डायरेक्टर देश का प्राइम मिनिस्टर है, और उसको लागू करने वाला देश का गृह मंत्री है। इसलिए जो गड़बड़ हो रही है गृह मंत्री के जरिए, वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर कराता है, और दोनों मिलके गुजरात का मॉडल देश में लागू करना चाहते हैं। के भरोसे 4 से पार का नारा दिया जा रहा है। ये देश गुजरात नहीं है, उसी मॉडल के हिसाब से वहां लोगों की आवाज दबाई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जेलों में हैं, अच्छे अफसर। ये देश में वो लागू करना चाहते हैं। किसानों ने इनकी गर्दन पकड़ ली, पहले पकड़ी थी, अब फिर पकड़ रहे हैं। धारा 44 और इसी देश के बेटों को बंदूक पकड़ा के पुलिस के भेष में उनके सामने खड़ा कर इनका हिसाब लेके भागेंगे ये लोग, तो इनका हिसाब होगा। तो अब इसमें जारी है बात। और इसलिए देश के किसानों का आखिरी साथ दो, सवाल। देश के किसानों का साथ दो। किसान ही इनकी गर्दन पकड़ कर सकते हैं, इनको सामने से दबोच सकते हैं, और पूरा देश कमजोर हो चुका है। इसलिए किसानों का साथ दो और सत्ता परिवर्तन करो। सत्ता परिवर्तन से पूरे देश का भला होगा, पूरे 140 करोड़ में भाईचारा पैदा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बलराज मलिक थे जो तमाम बातों पर अपनी जो है एक तरीके से रोशनी डाले कि किस तरीके से जो एजेंसियां हैं और पूरा मंत्रालय उसको कंट्रोल करते हुए जो ईवीएम को लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, उसके सहारे एक बार फिर से 400 की बात की जा रही है और सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता को फैसला लेने की जरूरत है कि उसके लिए किस में बेहतरी है। सत्ता परिवर्तन की बात करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, 4 PM, दिल्ली।